सुमन के भाई की शादी थी, इसलिए वो आजकल रोजाना अपने मेके जा रही थी। ननंद सोनी का मेका भी पास में ही था, इसलिए वो भी अक्सर अपने मेके आ जाया करती थी। पर अपना आना उसे नहीं दिखता था। वो तो बस इसी फिराक में रहती थी कि कब वो मेके जाए और उसे सुमन के खिलाफ अपने घर वालों के कान भरने का मौका मिले। माँ, ये भाभी ने क्या नाटक लगा रखा है, जब देखो मेके में ही घुसी रहती है। क्या हुआ सोनी, क्यों शोर मचा रखा है? शोर तो अभी मचा नहीं है पापा। अरे कोई भाभी को समझाएगा कि वो सारा दिन मेके जाती रहती हैं और काम मेरी माँ करे। चुप हो जा सोनी, राघव के आने का समय हो रहा है। आने दो माँ भैया को भी, आखिर उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना उनके पीठ पीछे आखिर घर में हो क्या रहा है। तभी राघव और सुमन दोनों साथ में आ जाते हैं। सॉरी मम्मी जी, आने में देर हो गई। वो भाई के लिए शेरवानी खरीदनी थी ना, तो वही लेने चले गए थे। राघव और तुम साथ में आ रहे हो? हाँ माँ, बारात के लिए मेरी कोट पैंट खरीदना था ना, इसलिए सुमन ने मुझे मार्केट बुला लिया था। सुमन भाभी, आपको पता है ना घर पे भी काम होता है। आप पूरा दिन गायब रहो और घर पर मेरी माँ काम करे, मुझे ये हरगिज बर्दाश्त नहीं है। सोनी, मैं हमेशा ऐसा नहीं करती, बस आजकल भाई की शादी की वजह से मुझे रोजाना जाना हो रहा है। अरे सोनी छोड़ना, कुछ ही दिन की तो बात है, फिर बहू को ही सारा काम करना होगा। सोनी उस समय चुप हो गई, पर ना जाने उसे अपनी भाभी से क्या चिढ़ थी कि वो लड़ाई का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी। सुमन के भाई की शादी वाला दिन आता है। शादी की 3 दिन की रस्मों की वजह से सुमन अपने मेके बालों की 3 दिन तक देख रेख करती रही। माँ जी, सोनी दीदी, आप दोनों भी मेहंदी लगवा लेना। मैं ऐसी सस्ती मेहंदी नहीं लगवाती भाभी, क्या पता कोई एलर्जी हो गई तो। मेरे ससुराल वाले गुस्सा करेंगे, इसलिए मुझे तो इन सबसे दूर ही रहने दो। माँ जी, आप तो लगवा लीजिए। माँ, तुम भी देख लो, कहीं नुकसान ना कर जाए। रहने दो बहू, कहीं कोई परेशानी ना हो, तुम लगवा लो। सुमन का चेहरा उतर गया। वो कितने मन से उन दोनों के पास आई थी। सोनी की वजह से सास ने भी मेहंदी नहीं लगवाई। सीमा के मेके के रिश्तेदार उसे डांस के लिए बुला रहे थे। सुमन नहीं चाहती थी कि उसकी उदासी की वजह से उसके भाई की शादी खराब हो, क्योंकि सुमन अपने भाई अमित की लाडली बड़ी बहन थी, इसलिए शादी की सारी तैयारियां वही देख रही थी। भाई की शादी में बहनों को सबसे ज्यादा खुशी होती है। सुमन अपने दूल्हे और रिश्तेदारों के साथ ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आई। बारात में सुमन खूब नाची, उसने अपने पति और रिश्तेदारों को खूब इज्जत दी, उसने सबको आगे आगे रखा। पर सोनी तो इसी तलाश में थी कि कैसे सुमन को रुलाया जाए। सोनी को मौका मिल गया। माँ पापा, भाभी ने सबकी मिलनी कराई, लेकिन मेरे पति और ससुर जी की मिलनी क्यों नहीं कराई? दोनों पीछे पीछे खड़े थे। मैं तो ये शादी छोड़कर जा रही हूँ, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे तो। कुछ कहा क्या उन्होंने? कहा कुछ नहीं पापा। तो तू सब ये क्यों सोच रही है, बेकार में बात बढ़ा रही है? भैया देख रही हूँ मैं, भाभी की बहुत तरफदारी कर रहे हो। मैं तरफदारी नहीं कर रहा, माहौल तो देख, ऐसे समय में ये सब। तभी वहाँ पर सुमन आ जाती है। क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों खड़े हो? चलिए ना, सब बारात में डांस कर रहे हैं, आप भी आओ ना। सोनी दीदी, जीजू को भी बुला लो। ये देखो, मिलनी करवाई नहीं, आप नाचने के लिए ये सब नाटक किया जा रहा है। अरे दीदी तो मुझे बोल देते, मैंने सबकी मिलनी करवाई थी। पापा जी और इनकी तो हो गई, मैं उनकी भी मिलनी करा देती। तो रुको, मैं उन्हें स्टेज पर ले आऊंगी वहां सबके सामने। खबरदार, जो तुमने ऐसा किया अभी, बस हम थोड़ी देर में जा रहे हैं। सोनी ने इतना गलत बोल दिया कि जिस मन से सुमन तैयार हुई थी, आंसुओं से बेचारी का सारा मेकअप उतर गया। शादी तो हो गई, पर सुमन के मन में अपनी ननद के लिए नफरत पैदा हो गई। इस सोनी ने मुझे बहुत रुलाया है, मैंने भी इससे अगर खून के आंसू नहीं रुला दिया ना, तो मेरा नाम भी सुमन नहीं। जो गलती अब तक सोनी करती हुई आ रही थी, वही गलती अब सुमन करने जा रही थी। सोनी सुमन से नफरत करती थी, अब सुमन ने भी नफरत से सोनी को जवाब देने का सोच लिया। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था। इस बार सुमन अपने मेके नहीं जा रही थी, क्योंकि भाई की नई शादी हुई थी। भाभी, आपको पता है, राखी पर कभी भी अमित मेरे ससुराल नहीं आया, हमेशा मैं ही जाती थी, लेकिन आज अच्छा लग रहा है आप दोनों आए तो। अरे, आप दोनों ने रसगुल्ला तो खाया ही नहीं। बस दीदी, पेट फुल हो गया है, आपने बहुत कुछ खिला दिया। सुमन दीदी, मूवी का टाइम हो जाएगा, हमें निकलना चाहिए। हाँ बस, सोनी तुम्हारे जीजा को राखी बांध चुकी है, उन्हें बुलाती हूँ, फिर चलते हैं। राघव भी अपनी मम्मी पापा और बहन के साथ ड्राइंग रूम में बैठा था। सुमन ड्राइंग रूम में गई और उसने सोनी को अनदेखा कर दिया। राघव जी, मूवी का टाइम हो रहा है, आप देर करवा दोगे। राखी बनवा तो ली, अब यहाँ क्यों बैठे हो? चलो आप, मूवी के लिए देर हो जाएगी। आप दोनों मूवी देखने जा रहे हो? हाँ वो। अरे छोड़ो ना, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। माँ जी, पापा जी, हम दोनों मूवी देखने जा रहे हैं, अभी थोड़ी देर में वापस लौट आएंगे। हाँ हाँ बहू, जाओ जाओ बेटा, घुमाओ।
अपनी भाभी सुमन का प्रताप देखकर सोनी के आंसू निकल आए। सुमन समझ गई थी कि सोनी उसकी बातों से दुखी हुई है। राखी का दिन था और वो राघव के साथ उसे छोड़कर घूमने जा रही थी। सोनी क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? नहीं तो माँ, मैं भला क्यों रोने लगी? इनका फोन आ रहा है, पूछ रहे होंगे कब आओगी। अच्छा चलो माँ, मैं जाती हूँ, यहाँ रुककर भी क्या करूँगी। भैया तो भाभी के साथ घूमने निकल गए। हेलो, हाँ जी। हाँ सोनी, मैं पहुंच चुका हूँ। तुम सब कितनी देर में आ रहे हो? कौन सब और कहाँ? राघव, सुमन भाभी और तुम। मूवी देखनी है नहीं? जल्दी से मॉल पहुंचो। अपने पति की बात सुनकर सोनी चौंक जाती है। तभी सुमन वहाँ आती है। अरे सोनी दीदी चलो, भी मूवी का टाइम हो रहा है। पर तुमने तो। सोनी दीदी आप मेरी बड़ी बहन हो और आपके बिना हर खुशी अधूरी है। सॉरी, मेरी वजह से आज त्योहार के दिन आपकी आंखों में आंसू आए। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, मेरे दिल में आपके लिए हमेशा नफरत थी भाभी। सोनी और सुमन एक दूसरे के गले लग जाती हैं। उस दिन के बाद सोनी के मन से अपनी भाभी के लिए सारी नफरत मिट गई। सुमन ने भी समझ लिया कि बदले की भावना रिश्तों में भयंकर नफरत लाती है और प्यार रिश्तों में दूरियां मिटाकर अपनापन लाता है। हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। रामगढ़ नाम के एक गांव में रामू अपनी पत्नी सुमन और अपनी बेटी गुड्डो के साथ रहता था। रामू के पास जमीन तो थी लेकिन साधन ना के बराबर थे। कुछ समय पहले उसके पास बैल थे लेकिन घर के हालात बिगड़ने के कारण उसने उन्हें बेच दिया। उनकी हालत बहुत खस्ता थी। घर के हालात देख उसकी पत्नी सुमन ने उससे कहा, मेरी बात मान लीजिए जी, मुझे ठाकुर के यहाँ काम करने दीजिए। साफ सफाई और घर के काम ही तो करने हैं। क्या फर्क पड़ जाएगा अगर मैं वहाँ जाकर काम कर लूँ तो? कम से कम घर के राशन पानी का तो खर्चा निकल ही जाएगा। ऐसी बातें मत किया करो रेनू की माँ। ऐसी बातें मेरे दिल को छलनी कर देती हैं। ये मेरे लिए मर मिटने जैसा हो जाता है। सुमन, तुम जानती नहीं हो उस ठाकुर की नीयत कितनी गंदी है। वो अपने घर पे काम करने वाली हर औरत पर बुरी नजर रखता है और मैं नहीं चाहता कि तुम भी वहाँ जाकर उसकी बुरी नजर का शिकार बनो। ना ना, मुझसे तो नहीं देखा जाएगा और मैं तो गांव में किसी को अपना मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। नहीं नहीं, तू वहाँ काम करने नहीं जाएगी बस। रामू दिन भर इसी दुख में रहता था कि वो अपनी पत्नी और बेटी को ढंग का खाना और कपड़े तक भी नहीं दे पाता था। वो फटे पुराने कपड़े पहनकर ही गुजारा चला रहे थे। रामू जब भी गांव में किसी से मदद मांगने जाता कि हल और बैल दे दो या ट्रैक्टर उसके खेतों में चला दो, तो सभी उसे मना कर देते। एक दिन अपने खेतों को फावड़े से खोदते खोदते वो अधमरा सा हो गया। उसकी सूखी जमीन पर फावड़ा भी नहीं चल रहा था, लेकिन वो लगातार फावड़ा चलाया जा रहा था। उसकी आंखों के सामने बार बार अपने परिवार का चेहरा आ रहा था। उधर गांव का ठाकुर गीदड़ की तरह नजरें गड़ाए बैठा था कि रामू कब उसके पास मदद के लिए आए और वो उसकी जमीन हड़प ले। वो जब भी रामू से मिलता था तो वो उससे एक ही बात कहता था, रामू, अबे तुझे कितनी बार कहा है अपनी जमीन मुझे दे दे, मैं उसके तुझे अच्छे दाम दे दूंगा। नहीं साहब, पैसे तो एक दिन खत्म हो जाएंगे लेकिन जमीन मेरे पूर्वजों की निशानी है, ये मैं कैसे बेच सकता हूँ। ये कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज सुमन उससे कहती है, सुनिए जी, घर में आटा नहीं बचा है और ना अचार और सब्जी, कुछ भी खाने को नहीं है। अब हम क्या खाएंगे जी? सुमन, तू रेनू के लिए देख, खाने को कुछ है तो, हम तो भूखे ही सो जाएंगे। लेकिन आपने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया जी, आपको भी तो भूख लगी होगी ना? भूख तो लगी है सुमन, लेकिन मेरी जेब में पैसे नहीं है कि मैं बाहर जाकर आटा खरीद सकूं और खेत पूरी तरह बंजर है, उसमें घास तक का एक अंश नहीं होता है। अपने पति की बात सुनकर सुमन को उस पर दया आती है। फिर उसका ध्यान अपने पति की बात पर जाता है और वो आंगन में लगी घास को देखती है। फिर उसे तोड़कर लाती है और उसे पतीले में उबाल लेती है। फिर सिलबट्टे पे पीसकर उसका पेस्ट बना लेती है और उसमें मिर्ची, हल्दी, अजवाइन और नमक मिलाकर और फिर तवे पर डाल देती है। फिर उसकी गोल सी रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। ये ले रेनू मेरी बच्ची, अपनी माँ को माफ करना। घास की रोटी बनाने के अलावा और मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो क्या हुआ माँ? हमारे मास्टर जी कहते हैं महाराणा प्रताप जब जंगल में रहे थे तो उन्होंने भी यही हरी घास की रोटियां खाई थी, तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते? बिल्कुल सच कहा मेरी बच्ची।
फिर जैसे ही रेनू और रामू उसे अपने मुंह में डालते हैं तो उसे खाकर कहते हैं, वाह माँ, ये तो बड़ा ही स्वादिष्ट है। हाँ सुमन, ये तो लाजवाब है। सुमन की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जानती हूँ ये इतनी अच्छी नहीं है, आप दोनों सिर्फ मेरा मन रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। फिर उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी दरवाजे पर एक आदमी आता है। अजी, ये क्या रामू का घर है? जी हाँ। तभी रामू वहाँ आता है। क्या बात है भाई साहब, दरअसल मैं लॉटरी विभाग से आया हूँ। कुछ महीने पहले जो आपने लॉटरी खरीदी थी उसका आज रिजल्ट आया है और आपने इस लॉटरी को जीत लिया है, जिसका इनाम पूरे 25 लाख रुपए है। 25 लाख रुपए? और हाँ जी, ये आचार खाना हमारी कंपनी की तरफ से आपके लिए। ये सुनकर रामू, सुमन और मोना बहुत खुश होते हैं। अब उनके दिन बदल जाते हैं। रामू ट्रैक्टर बुलवाकर अपने खेतों पर चलवाता है, जिससे उसकी बंजर भूमि में जान आ जाती है और उसमें फसल उगाती है। साथ ही वो अपने लिए एक पक्का घर भी बनवा लेता है और शहरों से नई नई खाद लाकर अपने खेतों पर डालता है, जिससे उसकी फसल अच्छे से तैयार हो जाती है और वो उससे भी काफी पैसे कमाने लगता है। देखते ही देखते अब वो उस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। अब वो अपने परिवार की हर इच्छा पूरी करता है और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगता है।